वेलकम टू एजे स्टडी के इस नए सोच में आप सभी का एक बार स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आप लोग के भी चर्चा करने वाले हैं राज्य व्यवस्था एक परिचय। मतलब इसमें हम समझेंगे पॉलिटी का इंट्रोडक्शन समझेंगे। मतलब जब राज्य व्यवस्था की जब बात की जाती है भारत में, तो किन किन मूल स्वरूपों मूल ढांचों की जो है राज्य के लिए होना काफी जरूरी है, उन सारी बातों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो उस टॉपिक को जिक्र कर लेते हैं। इसके साथ साथ समझने वाले हैं कि भारतीय संविधान बेसिक जानकारी। हम भारतीय संविधान की बेसिक जानकारी को समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि राज्य क्या है, राज्य की एक परिभाषा हम जानेंगे, राज्य की अवधारणा को जानेंगे। मतलब पॉलिटी की हम एक बेसिक क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें बेसिक से हम आपको लेकर के चलेंगे और पूरी जानकारी हम पॉलिटी का देने वाले हैं इस खास एपिसोड के तहत। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राज्य के तत्व के बारे में, समझें कि राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे शासन के अंग के बारे में और कानूनों के विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित जितने भी बेसिक जानकारी आपको हो सकता है, हम इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट जो है लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। चलिए दोस्तों, मेरा नाम हुआ अजय कुमार और हम इस वीडियो का स्रोत जो है दृष्टि IAS क्विक बुक से लिए हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम समझें कि राज्य क्या है, व्हाट इज द स्टेट। हम सबसे पहले समझें कि राज्य की परिभाषा, राज्य के डिफिनेशन। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि राज्य जो वर्तमान में हम अभी देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ये सभी को हम राज्य के दर्जा देते हैं। लेकिन जब पॉलिटी की बात कर लेते हैं तो पॉलिटी में राज्य की अवधारणाएं कुछ और होती है, इसके कुछ तत्व होते हैं। उन सारी तत्वों की हम चर्चा करेंगे इस खास एपिसोड में। चलिए तो हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि राज्य की परिभाषा को हम समझते हैं। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य व्यवस्था की जब हम बात कर लेते हैं तो सबसे जो प्रथम बात उठ करके आता है, वे प्रथम बात उठ करके आता है क्या चीज? तो राज्य उठ करके आता है। राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। जैसे कि हम जब बताएं आपको कि राज्य की जो हम अवधारणा, राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य, तमिलनाडु, राजस्थान, ये सब हम राज्य के रूप में जानते हैं। लेकिन जब हम राज्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या होती है? समाज की राजनीतिक संरचना से होती है। वस्तुतः यह एक अमूर्त, ये बात को आप लोग, नया शब्द आप लोग के बीच आया है अमूर्त, हम इसकी आगे चलकर व्याख्या करेंगे। अमूर्त अवधारणा है। राज्य क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है, ठीक है। अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता है। जब हम अमूर्त वस्तु की बात कर लेते हैं तो जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वही क्या कहलाता है? अमूर्त। जैसे यदि हम आपसे कहूं भावुकता, तो भावुकता को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। दयालुता को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना। तो ये आपका होता है अमूर्त होता है। अर्थात इसे हम बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। राज्य की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, राज्य की संरचना की बात करें, तो राज्य में अगर हम राज्य व्यवस्था में राज्य की अवधारणा को लेकर के चलें तो इसमें क्या होता है कि जो भारतीय जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, भारत की सरकार में संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें और नौकरशाह से मिलकर के जो संरचना का निर्माण होता है, एक समग्र संरचना का निर्माण होता है,
उसे ही हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। किसी समाज के विकास व सक्षम होने की पहचान इस बात से होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सके या नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देश जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान। यदि हम भारत की बात करें तो 1947 से पहले का जो भारत था वो भी क्या था, एक राज्य से अनवगत संस्था देश था, में विकास प्रक्रिया का उद्बुद्ध हो जाना इस बात का प्रमाण है। आगे चर्चा हम करेंगे कि इस अवधारणा में जो राज्य के तत्व है, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की हम चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किसी भी राज्य के होने की जो शर्त है वे शर्त कौन कौन से है। तो यदि हम मुख्य शर्तों की बात करें तो किसी राज्य के होने के लिए जो मुख्य शर्त है वे 4 है। मिनिमम शर्त ये किसी भी स्टेट को पूर्ण करने के लिए ये होना काफी जरूरी है। आइए हम जानते हैं कि ये 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो अगर पहले तत्व की हम बात कर लेते हैं तो एक ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब किसी भी राज्य का एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक भूभाग, अपना भूभाग होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके पास एक पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके पास एक अपना सरकार, एक अपना गवर्नमेंट होना चाहिए, और इसी के साथ साथ एक उसका जो है संप्रभुता, मतलब संप्रभुता का मतलब होता है खुद से निर्णय लेने की क्षमता उसके पास होना चाहिए, सॉवरेनिटी। ठीक है, हम देखिए इन 4 तत्वों को जो है बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच कि भूभाग की अवधारणा को हम समझते हैं। तो कहता है कि एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए, एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपने राजनीतिक क्रियाएं करती है। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। भारत राज्य का संपूर्ण भौगोलिक जो क्षेत्रफल है ना, वो भारत राज्य का एक आधार है, भारत राज्य का एक भूभाग है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि आपने बताया कि उसके पास भूभाग होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, एक सरकार होना चाहिए, तो हम अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, बिहार राज्य की, तो ये भी तो एक राज्य के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो इसके पास भी भूभाग है, जनसंख्या है, एक सरकार है ना। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं निर्णय लेने की क्षमता की बात कर लेते हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता राज्य से, जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की हम बात कर लेते हैं, तो वहां से ये हट जाता है, क्योंकि संपूर्ण जो निर्णय लेने की क्षमता है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। इसीलिए इस अवधारणा से वह अछूता रह जाता है। ठीक है, तो जितने भी हैं ऐसे निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए हमने देखा कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार है, यानी भूभाग है, जहां तक केंद्र सरकार जो अपना निर्णय ले सकता हो। ठीक है, तो ये आपने देखा भारत की बेसिक स्ट्रक्चर। आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि भारत का जो मैप है वो कैसा है। इसलिए वीडियो में हम आपको काफी डिटेल से चर्चा किए थे। चलिए इसी पर हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं कि जनसंख्या के बारे में सोचते हैं। तो जनसंख्या कहता है कि राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो, राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। एक तो अपना भूभाग होना चाहिए, एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए,
और उसके पास पॉपुलेशन होना चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या नहीं होगा तो राज्य अपना शासन चलाएगा किस पर। ठीक है, तो उसके पास एक जनसंख्या भी निश्चित होना चाहिए। आगे की चर्चा करते हैं कि किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए उसके पास एक अपना सरकार होना चाहिए। कहता है कि सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य यानी स्टेट और सरकार यानी गवर्नमेंट में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार एक मूर्त व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। यहां पर फिर से शब्द आया अमूर्त और मूर्त। तो हम पहले समझते हैं कि अमूर्त संरचना क्या है। देखिए, ऐसे विचारों और अवधारणाओं को संदर्भित करता है जिसके पास कोई भौतिक संदर्भ नहीं हो, मतलब भौतिक स्वरूप उसके पास नहीं हो, हम उसको केवल संदर्भित कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यदि हम बोलते हैं भारत की सरकार, तो भारत की सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार हम इसको देख नहीं सकते हैं, इसकी जो अंग है हम उसके अंग को देख पाते हैं। ठीक है, हम उसके अंग को देख पाते हैं। राज्य के अवधारणा की बात कर लेते हैं तो राज्य क्या है, एक अमूर्त है। ठीक है, आज की जब सरकार की जो पार्ट है वो आपका मूर्त हो जाता है, हम उसको देख सकते हैं। तो ये कहता है कि जिसको हम महसूस नहीं, केवल महसूस करते हैं, कोई आपका क्या कहलाता है, अमूर्त संरचना। ठीक है, जैसे हमने भी बताया, जस्ट बताया कि यदि हम आपसे पूछे कि आपके मन में जो विचार है वो विचार कितना है, क्या इसको आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यह एक क्या है, एक अमूर्त संरचना है। वही अगर हम बात करें मूर्त संरचना की, जबकि मूर्त शब्द उन वस्तुओं या घटनाओं को संदर्भित करता है जो इंद्रियों के अनुभव के लिए उपस्थित हो। इंद्रियां पांच, वो पांचों इंद्रियों के अनुभव से यदि किसी चीज को हम व्यक्त करते हैं तो वो आपका मूर्त कहलाता है। यदि आप बोलिएगा कि सर ये जो वायु है, वायु यहाँ पर क्या होगा, मूर्त होगा या अमूर्त होगा, तो आप महसूस कीजिए कि क्या वायु को हम महसूस कर रहे हैं, अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा हम वायु को महसूस कर रहे हैं। तो यस, महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर वायु आपका क्या हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मूर्त का अवधारणा हम समझ गए, जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं वो आपका मूर्त कहलाता है, और जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं वो आपका अमूर्त कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर संप्रभुता, सोवरेनिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहता है कि यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो आपके पास जनसंख्या है, जो आपका जो भूभाग है और जो सरकार है, वे सरकार को अपना खुद का निर्णय सुनाने के लिए किसी बाह्य स्रोत या किसी बाह्य दबाव पर उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ये आपका संप्रभुता कहलाता है। वर्तमान समय में हम बात करें भारत की, तो भारत में क्या एक संप्रभुता है, एक जनसंख्या है, एक भूभाग है, एक अपना सरकार है। लेकिन जब हम 1947 से पहले की भारत की बात कर लेते थे तो उसके पास अपना भूभाग तो था, जनसंख्या भी था, लेकिन उसका ना तो सरकार था और ना ही निर्णय लेने की क्षमता इसके पास था, भारत के पास था। तो हमने ये समझा कि संप्रभुता क्या होता है। किसी भी राज्य को ये अवधारणा, ये चार अवधारणा जो है मिनिमम होना चाहिए। तो कहता है कि राज्य के ये चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है। राज्य के जो जितने भी चार तत्व हमने चर्चा किया, वे चारों तत्व क्या है, अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है।
यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो जाए तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से हम समझते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी, किंतु भूभाग नहीं होता। सरकार है, जनता है, जबकि उसका अपना भूभाग नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें तो तिब्बत की सरकार की संकट यही है। चीन आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार और कुछ जनता तो यहाँ थी, किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था और न ही अपने मूल भूभाग के संबंध में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत या संप्रभुता थी। आगे अगर हम बात करें, कुछ और एग्जाम्पल्स हम समझने की प्रयास करते हैं। कहता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की अवधारणा पूरी ना हो सके। उदाहरण के लिए पराधीन भारत में जब वाइसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था तो एक निश्चित भूभाग के भीतर जनता उसकी आज्ञा का पालन करती थी, किंतु तब भी वह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों के तहत कार्य करता था। क्लियर है यहाँ तक की बातें? कुछ और एग्जाम्पल से हम समझते हैं और कहता है कि जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगती है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों में झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसी स्थिति में सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती है, इसीलिए उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब हम समझने की बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ तथा उसका विकास। राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का हम अर्थ समझेंगे और उसका विकास कैसे कैसे हुआ। इसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। राजनीति जो है, राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। मतलब हम इससे विभाजित होकर नहीं रह सकते हैं। राजनीति जिसे जनसेवा के रूप में भी संबोधित किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जुड़ने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। उल्लेखनीय है कि राजनीति का जन्म हमारे समाज हेतु क्या उचित है और क्या नहीं, इस तथ्य पर आधारित है। यदि हम आपसे एक छोटी सी बात सोचने के लिए कहें कि जब हम अपने घर में होते हैं, घर का जो मेन निर्णय लेना होता है वह किसके हाथों में होता है? क्या घर में ऐसी स्थिति है कि सभी लोग अपना अपना खुद निर्णय ले रहे हैं और अपना अपना खुद निर्णय के अनुसार काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। जब घर में व्यापक रूप से निर्णय की बात आती है तो उसमें से उठकर आते हैं या तो दादाजी या तो पिताजी, या सामूहिक रूप से चर्चा के अनुसार जो है जो मत निकल करके बाहर आती है उस पर हम अपने निर्णय को स्थिर करते हैं। तो मतलब निर्णय लेने के लिए, घर को चलाने के लिए किसी विशेष खास व्यक्ति की जरूरत होती है ना? एक किसी खास व्यक्ति की जरूरत होती है। उसी प्रकार कहता है कि जो हमारा
जो ये देश है उस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राजनीति संस्था की जो है आवश्यकता होती है। जैसा कि गांधी जी क्या कह रहे हैं कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है, मतलब सांप की कुंडली की तरह जकड़ चुके हैं जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। मतलब ये काफी एक अभिन्न अंग बन चुका है हमारे समाज का, हमारे देश का। कहता है कि वही राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिससे हमारा सामाजिक जीवन सरकार तथा संविधान ने आकार प्राप्त किया है। साथ ही राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रमों का सही तरीके से मूल्यांकन करने का प्रशिक्षण देता है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता के संदर्भ में इतिहासकारों और मानव शास्त्रियों ने सभी अभी तक प्राचीन से प्राचीन और सरल से सरल जितने भी समाज का अध्ययन किया है उन सभी में किसी न किसी रूप में राजनीतिक ढांचे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की उपस्थिति देखी गई है। चाहे वह ढांचा राजतंत्र हो, मोनार्की का हो, या लोकतंत्र का हो, या तानाशाही का हो। जितने भी शासन व्यवस्था पर अभी तक शोध किया गया है, चाहे वो कितना पिछड़ा क्यों न हो, चाहे प्राचीनतम समाज की हम बात कर लेते हैं, उसमें एक राजनीतिक स्वरूप को देखा जा सकता है। राजनीतिक स्वरूप की बात करें तो ये मुख्यतः तीन रूप से राजतंत्र, लोकतंत्र और तानाशाह के रूप में जो है यहाँ पर यह काम करता है। वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई है। जनसंख्या की अधिकता के कारण यह बिल्कुल संभव नहीं रहा है कि लोग अपनी सहमति से ही काम चला लें। औपचारिक कानूनों के निर्णय और कानूनों को लेकर होने वाले विवादों की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, आज की राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ कानून का पालन करने तक सीमित नहीं है, अब उसने लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में धारणा कर लिया है और समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्र, समानता, न्याय उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी हो गई है। जहां तक हम भारत की राजनीतिक प्रणाली का प्रश्न है, इसकी आवश्यकता को कई स्तरों पर महसूस किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं भारत की राजनीतिक प्रणाली का, तो भारत निर्माण की प्रक्रिया, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो कहता है कि राष्ट्र अभी चल रही है, जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रणाली जरूरी है। हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि राज्य अभी अपनी गति से चल रही है, अपने स्वरूप में राज्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस आगे बढ़ते स्वरूप में एक विरोधी तत्व भी उपज कर सामने आती है। तो उस विरोधी तत्व को दबाने के लिए, उस विरोधी तत्व से निपटने के लिए एक मजबूत राजनीतिक प्रणाली का होना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के समक्ष अभी तक कई चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, अलगाववाद की समस्या। ऐसी कई सारी आंतरिक सुरक्षा के तहत देखी जाती है, जिसे निपटने के लिए एक मजबूत शासन व्यवस्था का होना बेहद जरूरी हो जाता है। इन चुनौतियों से हम तब तक नहीं निपट सकते हैं जब तक हमारे पास राज्य का एक मजबूत ढांचा न हो। भारतीय राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, और यह
वंचित वर्गों को समानता की स्थिति में लाने के लिए गंभीर प्रयास करता है। आरक्षण तथा सामाजिक न्याय की अन्य नीतियां इसी उद्देश्य से लागू की जाती है। चूंकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे स्त्रियां, बच्चे, पिछड़ी जातियां तथा अल्पसंख्यक समुदाय भिन्न भिन्न दृष्टियों से वंचन की शिकार रहे हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी है कि सरकार की ओर से उन्हें विशेष सुविधा दी जाए। इसीलिए भारत के लिए एक सुगठित राजनीतिक संरचना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे कहता है कि भारत में विभिन्न हित समूह जो होता है, इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है, वे रहते हैं जिसके बीच अपने हितों को लेकर के टकराव होना स्वाभाविक है। इन हितों में सामंजस्य करते हुए उचित कानूनों का निर्माण के लिए संसद की जरूरत है, जबकि ऐसे विवादों का न्यायिक समाधान करने के लिए एक सशक्त और सुलझी हुई न्यायपालिका की जरूरत है। मतलब अब देख रहे हैं धीरे धीरे, मतलब जिस प्रकार की देश की व्यापकता बढ़ रही है उस प्रकार से उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों की आवश्यकता पड़ रही है। कानून बनाने के लिए संसद की आवश्यकता पड़ रही है, न्यायिक समस्या सुधारने के लिए न्यायपालिका की जरूरत पड़ रही है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसके कारण वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर रहे हैं। इससे समाज के वे तबके असहज हैं जो पुरानी व्यवस्था में लगभग स्थिर में थे। परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर तनाव को जन्म देते हैं जो कभी कभी दलितों तथा स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के रूप में दिखाई देते हैं। सामाजिक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को इन दबावों से बचाने तथा उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सशक्त राजनीतिक ढांचे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक जिक्र करेंगे, वीडियो काफी लंबा ना हो जाए। हम इसके अगले पार्ट में इसके अगले टॉपिक को जिक्र करेंगे। वीडियो तक अंत तक बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बने रहें आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी के साथ। वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें कि वीडियो आपको ये कैसा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। बाय बाय।